बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक खबर जो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नाअहल करने की कोशिश की जा सकती है। तरीक़ाकार क्या बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया कि 4 महीने के अंदर जो 9 मई के मुकदमात हैं उनका फैसला किया जाए। अब ये तकरीबन इसमें 35-36 हज़ार बंदा इन्वॉल्व किया हुआ है और एविडेंस है कोई नहीं। अब अगर अंधाधुन इनके ऊपर फैसले दिए जाएंगे तो फिर ये तो सारा मामला अपीलों में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल 20 साल भी जितने ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जितने उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं ये मुकदमात हल हो सकेंगे। ये मुकदमा जो है ना वो कोई एक कमीशन बनेगा, कोई एक चीज़ बनेगी जो तयन करेगी कि एक्चुअली 9 मई था क्या, किसका कितना कसूर था। ये एक फैक्ट फाइंडिंग के अंदर किसी वक्त जाकर तय हो जाएंगे। आप अगर एक एक इंडिविजुअल को इस मामले में देखेंगे तो बेशुमार लोग बेगुनाह हो जाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी पकड़ने पड़ जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। यानी ये फ्यूचर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं, मुबैना तौर पे उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात का फैसला किया जाएगा और उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद में खबर है। दावा ये किया जा रहा है कि उनकी जगह अपने बंदे लाए जाएंगे, असम्बली के अंदर अक्सरियत पैदा की जाएगी और फिर से एक और आईनी तरमीम की जाएगी और कुछ वो काम जो अधूरे रह गए हैं उन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? देखिए, इस हुकूमत ने प्लान तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें कामयाब भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें नाकाम भी हो गई। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक बड़ी जिद पकड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। यानी मैं ये सोच रहा था कि एक सादा से इदारे में बैठने वाला एक आदमी जिसका कानून और इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में उसकी कोई जुडिशल स्टडीज़ नहीं है, उसने ये कैसे फ़ैसला कर लिया, या उन लोगों ने या कुछ चंद लोगों ने ये कैसे फैसला कर लिया कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि ये सीटें दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जजेस जिनकी लंबी सर्विस है, जजेस जिन्होंने अपने फहम के मुताबिक, और ये वो जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, 26वीं तरमीम के बाद तो बेड़े गर्क हो गया ना, मखसूस नशिस्तें तक नहीं दी जा रही। उसके पीछे भी मकसद यही है कि किसी तरह भी वो टाइम गुजारा जाए जो टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही है। जो लोग समझदार हैं वो इस सारी बात को समझ गए हैं कि ये मामला कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा रही और सीटें गिराने की कोशिश की जा रही है, हर जगह पे धांधली की जाती है। अभी सिंध में पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो प्लानिंग के तहत जिताया गया। अगर पीपल्स पार्टी का बंदा सिंध में हार जाता तो पीपल्स पार्टी खाइफ हो जाती और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना नहीं चाहती, लिहाजा उनका बंदा जितवाया गया। जो उनका दिल किया वो उन्होंने वहाँ किया है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से मुलाकातों की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कभी अदालत में जाते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी जाके दरख्वास्त देते हैं, कभी नामों की फहरिस्त जमा करवाते हैं। अभी एक और लिस्ट जमा करवाई है कल होने वाली मुलाकातों के लिए, और इसमें उमर अयूब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और वहाँ जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ उमर अयूब साहब का। और उन्होंने कहा जी, हम फैसला लेकर जाते हैं ना जब अडियाला जेल में, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर जब हम पुलिस को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कोई ऑर्डर नहीं मानते, हम ऑर्डर मानते हैं तो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल है जो बैठा है जेल के अंदर, ये उन्होंने कहा, जो अडियाला जेल में इंटेलिजेंस का है बंदा, अब हम उसका ऑर्डर मानते हैं, हम अदालत का ऑर्डर नहीं मानते। ये जो पुलिस है वो इन्हें बताती है, उमर अयूब साहब ने कहा। फिर उमर अयूब साहब ने चैलेंज किया, जनाब ये बात मीडिया चला नहीं सकेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये बात मीडिया पर नहीं चला सकेंगे। तो इसीलिए लोग अब मीडिया पर भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि वो सारा मौक़िफ़ नहीं दे सकता, तो लोग अब भरोसा करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सबूतों के साथ आ जाती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ ही सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो। अब जो नाम दिए गए उनमें सलमान अकरम राजा साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, समीर खोसा साहब, फैसल मलिक साहब, नईम हैदर पंजूता साहब और ज़हीर अब्बास साहब। 3 लोगों के बारे में तो मैं जानता हूँ ये किसी सूरत मिलने नहीं दिया जाएगा, अगर तो पॉलिसी वही चल रही है तो। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से तो कोई इंसाफ मिल नहीं रहा और तहरीक इंसाफ अपने तमाम दरवाजे खटखटा रही है। आखिरी रास्ता यह है कि लोग सड़कों पर आ जाएँ। इमरान खान की फैमिली जो है ना वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोटेस्ट कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि वो जाते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता, वहाँ धरना देते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, फिर वीराने में छोड़ के आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐसा नहीं करती। वो धरना वरना नहीं देते, वहाँ पे बैठते नहीं हैं, बल्कि वो फिर वापस चले जाते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो फैमिली भी कोशिश करेगी इमरान खान साहब से मिलने के लिए कल। अब ये मुलाकात होती है या नहीं होती ये एक अलग बात है, लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा सवाल उठाया है। ये दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से डील के लिए तरले और मिन्नतें की जा रही हैं, यानी इमरान खान से डील मांग रहे हैं
और डील के लिए तरले किए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान मान नहीं रहा। अगर इमरान खान ने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं बताऊंगा कि किस किस ने जेल में जाकर इमरान खान साहब के तरले और मिन्नतें किए हैं। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा। एक और बात उन्होंने कही, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने बात कही कि हमें तो बताया था कि हमारे मिसाइल की रेंज तिल बैब है, ये इसराइल का शहर है वहाँ पे तिल बैब, हमें तो बताया गया था कि हमारे मिसाइल की रेंज वहाँ तक है और हमारे जहाज़ इतनी देर में इसराइल पहुँच सकते हैं। तो क्या आज हमारे मिसाइल की बैटरी एक्सपायर हो गई है या लॉन्चिंग पैड ख़राब हो गए हैं? ये क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों को बड़े लंबे अरसे तक चूना लगाया कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है, कारगिल आज़ाद करवा लेंगे, कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। एक चूना लगाया कि हम खालिस्तान बना देंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बन जाएगा और पाकिस्तान बड़ा महफूज मुल्क हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते रहे कि बांग्लादेश भी एक दिन आएगा, वापस आ जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बार बार पाकिस्तानियों को चूना लगाया। फिर ये भी कहते रहे कि जब फ़लस्तीनी और इसराइलियों की लड़ाई होगी तो हम जाएंगे और जाकर इसराइल को तबाह कर देंगे, हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है। ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग अपने दोस्तों को महफिलों में हर जगह ये बताया करते थे। एक दौर तक ये बातें खुले आम की जाती थी, फिर ये बातें जो है वो थोड़ा सा तरीके से की जाने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें करना बंद कर दी गई। अब जो ये बात करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो सूरत यहाँ तक पहुँच गई। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने वही आईना दिखाया जो इस कौम को बेचा गया बड़े लंबे अरसे तक, जो सौदा बेचा गया वो उन्होंने उठा के एस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया कि जी हमें तो आप कहते थे कि आपके जो मिसाइल हैं वो तिल बैब तक पहुँच जाते हैं, आपके जहाज़ इतनी देर में इसराइल पहुँच जाएंगे। तो क्या आज हमारे जो मिसाइल हैं उनकी बैटरियाँ एक्सपायर हो गई हैं या लॉन्चिंग पैड जो है उनके ख़राब हो गए, मसला क्या है? तो ये उन्होंने सवाल उठाया और लोग सवाल उठा रहे हैं, जगह जगह पे उठा रहे हैं, क्योंकि इस कौम को इतना बेवकूफ़ बनाया गया, इतना बेवकूफ़ बनाया गया और हम सब उसमें शामिल हैं। हम सबकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी गई थी और वो हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर बांधी गई थी। हमें लगता था कि हुब्बुल वतनी ये है कि आपने गुलामी करनी है, फिर हमें बाकायदा समझ आया नहीं वो हुब्बुल वतनी नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है। हमें तो हुब्बुल वतनी के नाम पे चूना लगाया गया, लूटा गया हमेशा। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर सारे वसाइल पे कब्जा कर लिया गया। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें जो है वो फिल्में और टीवी और गाने दिखाए गए। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं दिया गया। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें जाली मुताला पाकिस्तान पढ़ा दिया पकड़ के पूरी कौम को। लेकिन अब इमरान खान साहब जो असली मुताला पाकिस्तान है वो कौम को पढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, मादनियात बिल के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं फैसल वावड़ा साहब, और वो खुद भी कहते हैं कि उनका ताल्लुक उस कबीले से है और सब जानते भी हैं कि वो कहाँ से बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। उनका टाकरा हो गया इमरान खान साहब के एक खिलाड़ी जुनैद अकबर से। अब फैसल वाडा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी मादनियात बिल इनका बाप भी नहीं रोक सकता, ये मादनियात बिल पास होगा इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को और अली अमीन को और सबको उन्होंने चैलेंज किया। इस पर जनाब जुनैद अकबर ने जवाब दिया कि इमरान खान जब तक नहीं चाहेंगे और सूबे के मफाद में नहीं होगा तो किसी का बाप भी मादनियात बिल पास नहीं करवा सकेगा और किसी के बाप का बाप भी मादनियात का बिल पास नहीं करवा सकेगा। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने जवाब दिया। अब देखते हैं कि बिल का होता क्या है, क्योंकि बिल के ऊपर ना बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है कि इसके ज़रिए से मादनियात बेच दी जाएंगी, दूसरी पोजीशन ये है कि इसके ज़रिए से पैसा आएगा पाकिस्तान के लिए। अब बीच का रास्ता ये है कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, कंसेंसस बनाकर। लेकिन वो कंसेंसस बनाने में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नाकाम है, वफाकी हुकूमत भी नाकाम है और ये सारा मामला अब इमरान खान साहब के कोर्ट में है। इमरान खान साहब इसके बारे में जो कहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक खबर यह है कि नाज़रीन, पंजाब में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है बिलाखिर, यानी जिस बात का खतरा था वो बात हो गई। डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा था, दीगर लोग एहतजाज कर रहे थे, पोलियो वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे कि मरीम नवाज़ हर चीज़ के ऊपर अपनी छाप लगाती जा रही है। जितने भी दही इलाकों के अंदर हेल्थ यूनिट है वहाँ पर जी मरीम नवाज़ का नाम लिखा जाए, फोटो लगाई जाए। इनको अपना मुंह फिट करने की बड़ा शौक है इस खानदान को, जिधर थोड़ी सी खाली जगह लगती है ये वहाँ पे अपना मुंह फिट करते हैं, बहुत शौक है शुरू से, और कौम के पैसों से अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे। हालांकि कौम ने इनको फिटे मुंह कह दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे जहाँ इनको थोड़ी सी जगह मिलती है, अखबार के अंदर, लैट्रीन के ऊपर, किसी ट्रेन के ऊपर, किसी और जगह पे, किसी बस के ऊपर, हर जगह पे जहाँ इनको थोड़ी खाली जगह मिलती है मुंह फिट करते हैं। तो अभी हेल्थ यूनिट के साथ भी ये करने जा रहे थे और एक प्राइवेटाइजेशन हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। तो डॉक्टरों ने मुतालबात किए, पहले उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, फिर गवर्नमेंट ने कहा हम उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे और उन्हें ब्लैकमेलर करार दिया गया डॉक्टर्स को। तो अब हुआ यह है कि जो आउटडोर्स है वो बंद कर दी गई हैं अस्पतालों की। बेशुमार अस्पतालों से वीडियो तस्वीर आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं कि डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं। एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और जो बाकी इंडोर है वो भी चल रहा है, वार्ड्स के अंदर मरीजों को देखा जा रहा है। लेकिन जो आउटडोर सर्विसेज हैं, ये अस्पताल का वो हिस्सा होता है जहाँ पे अगर डॉक्टर काम ना करें या कम भी हो किसी वक्त तो मैनेज हो जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी सिचुएशन ना भी हो तो मरीजों का नुकसान है ना। मरीज आते हैं बेचारे बीमार हैं, वो दिखाने के लिए आते हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कसूर है। हम हुकूमत के साथ बैठ के बार बार बात करने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी ठीक करे,
जब वो हमसे नौकरियां ही छीन रहे हैं, हमसे हमारा रोजगार छीन रहे हैं, जब वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे हमारे इदारे तबाह हो जाएंगे और सिर्फ ज़ाती तशहीर पे चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं बचा। लिहाजा डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ हुई है। और इसके अलावा जो पोलियो वर्कर्स हैं उन्होंने भी एहतजाज किया और जो पोलियो मुहिम चल रही है उसका बाइकआउट कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान पहले ही दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने पोलियो ख़त्म कर दिया है, सिर्फ चंद एक जगह रह गई हैं जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। उनमें एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और अगर आप एक अच्छी कंपेन चलाएं, लगातार चलाएं, तो पोलियो पाकिस्तान में हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो आप कर रहे हैं पोलियो वर्कर्स के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ और अस्पतालों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली उसका रिएक्शन तो आना था और वो रिएक्शन आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है। और जो किसानों को इन्होंने तबाह किया उसके हवाले से मेरे पास एक खबर है। कपास की पॉलिसी से ऐसा लगता है कि ये हुकूमत चाहती है कि जानबूझकर पाकिस्तान में लोग फसलें उगाना ही बंद कर दें। यानी कपास की जो बरामद है, जो आप बाहर से कपास मंगवाते हैं, वो बाहर से मंगवाने में 60% इजाफा हो गया है। पहले 9 माह में $3 अरब से ज़ायद की कपास बाहर से मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी सतह पर फरोख्त होने वाली कपास और सूती धागे पर 18% जर्दल सेल टैक्स आयद है, जबकि बाहर से मंगवाने वाली यही अजनास अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो ये ड्यूटी फ्री दरामद की जा सकती है, मंगवाई जा सकती हैं। यानी आप किसी और मुल्क से, किसी और किसान से आप कपास लेंगे, धागा लेंगे, ड्यूटी फ्री है, मंगा लें, मिल जाएगी आपको। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर आप यही चीज़ लेंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो $3 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान ने मंगाया और ये पैदावार भी हमने कम की है। लगभग तीसरा हिस्सा जो कपास की पैदावार का है वो हमने कम कर दिया है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। अब गंदम के साथ भी यही हो रहा है। किसान धमकी लगा रहे हैं हम गंदम उगाएंगे ही नहीं, आप फिर बाहर से ही मंगवा लें गंदम, हम दूसरी चीज़ें उगा लेंगे जो हमें कुछ ना कुछ मुनाफा तो देंगी, गंदम हम नहीं उगाते। अब ये गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या पॉलिसी है कुछ समझ नहीं आ रही, ना इन्हें समझ आ रही है ना लोगों को समझ आ रही है। लेकिन हर तरफ एक बर्बादी है। सद्दाम तरीन को, नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि उनको हथकड़ियों में जकड़ के उन्हें पेश किया गया अदालत में। तो कम से कम ये तो है वो बंदा सामने तो आ गया, पता तो चल गया किधर है, वरना यहाँ तो जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है। अहमद दुरानी के भाई जैसे अपने घर पहुँचे हैं, इंतहाई खस्ता हालत में, बहुत उनके बुरे हालात हैं जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने घर पहुँच गए हैं। अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। जिस आदमी को जबरी तौर पर लापता किया जाता है उसका एक दिन 1 साल के बराबर ही होता है, बड़ी तकलीफ है उसमें। तो सद्दाम तरीन को पेश किया गया अदालत में और उन्होंने बताया जी कि उनके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। उनके घर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग दाखिल हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, जाली कार्रवाइयाँ नहीं डरेंगे, 26वीं आईडी तरमीम हो या पीका एक्ट हो, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो हम इनसे नहीं घबराएंगे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, हम अपने हुकूक मांग रहे हैं। ये जनाब सद्दाम तरीन का कहना था। तो बलूचिस्तान के अंदर एक सेट पैटर्न है कि पैगाम दिया जा रहा है कि जो आवाज़ उठेगी बलूचिस्तान में उसे कुचल दिया जाएगा। लेकिन दहशतगर्दों को कुचलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे फेलियर है इंटेलिजेंस का, वो आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। कई इजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं, मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ या बाहर आने से पहले मैंने बलूचिस्तान में टाइम गुजारा है, मैं जानता हूँ उसकी सड़कों पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस वक्त आप बलूचिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ता है, स्पेसिफिक वक्त का, माहौल का आपको मैनेज करना पड़ता है, फिर आप मूव करते हैं। आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली मूव भी नहीं कर सकते। 4-5 बड़े इजला ऐसे हैं जहाँ पे हुकूमती रेट तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसी तरह जो आपका जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे भी हुकूमती रेट ख़त्म हो गई है, कोई मगरब के बाद बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत होश के नाखून ही नहीं ले रही। नाज़रीन, मेरे ऊपर एक मुकदमा था, ये अब चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास एक खबर आई थी, मैंने सबूतों के साथ वो खबर दी थी और उस खबर को जो मैंने दिया था वो सारा मैंने अपने वकला को दिया, सारा मवाद। उन्होंने कहा जी एक लफ्ज़ भी आपने गलत नहीं बोला, किसी जगह पे कोई आपकी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि वो खबर एक जज साहब हैं, उनके हुमायूं दिलावर साहब, उनके वालिद और भाइयों के हवाले से थी, तो मेरे ऊपर एक केस बना दिया गया और दीगर लोगों पर बना दिया गया। अब वो मामला जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये वो आखिरी केस है जिसमें मैं अदालत में पेश हुआ था। ये वहाँ पर जब गया तो FIA जो है वो मुतमईन नहीं कर सकी मुअज़्ज़िज़ जज साहब को, बाबर सत्तार साहब को। और उन्होंने कहा जी, FIA ने कहा कि पर्चा दर्ज हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था जस्टिस हुमायूं दिलावर पे, वहाँ पे इंक्वायरी चल रही थी। और क्योंकि अब ये जज साहब जो है ये रियासत के लाडले हैं, ये फैसल अब्बास खर साहब ने लिखा इसको, तो FIR लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जमानतें खारिज हुई और खैबर पख्तूनख्वा के DG एंटी करप्शन जिनकी अबूरी जमानत मंजूर हुई, तो उन्होंने इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIR ख़त्म करने के लिए रुजू कर दिया। अब जनाब इसमें FIA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। FIA ने कहा कि जी सोशल मीडिया कैंपेन चली है और इमरान रियाज ने इसके ऊपर वीलॉग किया है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्या जुडिशरी में किसी ने आपको शिकायत लगाई है जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब अंडरमाइन किया जा रहा है जुडिशरी को?
जुडिशरी में तो आपको किसी ने शिकायत लगाई नहीं, तो आप कैसे मामे बन गए आके और आप ये कह रहे हैं उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप अंदाजा करें कि ये निज़ाम कैसे चलता है। मैंने एक खबर दी है, उसके ऊपर भैया अगर खबर गलत है तो आप केस चला लें मेरे ऊपर, क्रिमिनल केस कर दिया उसके ऊपर बना के, और वो भी जनाब एफआईए के अंदर चल रहा है, और जज ने जिनके खिलाफ ये है या जुडिशरी में किसी ने कोई गिला और शिकवा नहीं किया। और भाई जज की सबसे बड़ी तौहीन होती है कि उसके अहकामात पे अमल ना किया जाए। रोजाना की बुनियाद पे अडियाला जेल के अंदर वो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हर हफ्ते 2 दफा जाते हैं, तो जजों के जो ऑर्डर हैं हाई कोर्ट के जजों के, उनको जूतों की नोक के ऊपर रखा जाता है। वहां तो किसी की जुडिशरी अंडरमाइन नहीं होती। एक खबर दी है, सबूतों के साथ दी है, वहां पे जुडिशरी अंडरमाइन होती है, क्योंकि इमरान रियाज को फिक्स करना है, बाकी लोगों को फिक्स करना है। तो जज साहब ने कहा जनाब यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जुडिशरी के खिलाफ, तो आपको किसी जुडिशरी से किसी ने आपको शिकायत लगाई है, लिहाजा जज साहब ने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं किया जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है। फिलहाल ये मामला यहां तक पहुंचा है, देखते हैं इसमें और क्या होता है। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि ईमान मज़ारी साहबा को बनाया गया था चेयरपर्सन लापता अफराद के हवाले से, गुमशुदगियों के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो जबरी गुमशुदगियों की कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाया गया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर इस्तीफा दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस की सीनियरिटी के मामले पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटकर बुज़दिली का सबूत दिया, तो मैं अपना नाम इन्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। वो बहादुर बेटी है कौम की, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये बेअसूल लोग जो हैं, कंप्रोमाइज्ड और बुज़दिल लोग जो हैं, मैं इनके साथ नहीं चल सकती। ये ऐसा होना चाहिए हर वकील को, ऐसा दिलेर होना चाहिए, डट कर खड़े होना चाहिए, और खड़े होकर अपने मौक़िफ़ के ऊपर साबित करना चाहिए दलील के साथ, जो बार बार किया है। यानी जब दलील का मैदान आता है ना, तो बार बार ईमान मज़ारी इनको चित करती है, इनको शिकस्त देती है, लेकिन ये मैदान बदल देते हैं, ये जंग के मैदान में ले जाते हैं चीज़ों को, जो पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अगर तमाम वकला ईमान मज़ारी की तरह सोचें तो आप ये सोचिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को कौन रोक सकता है और कितनी देर तक रोक सकता है। नो वन कैन डू एनीथिंग अगर ये इस तरह वकील खड़े हो जाए जैसे ईमान मज़ारी खड़ी, और बहुत सारे हैं, मैं बेशुमार नाम ले सकता हूं। जस्टिस मंसूर दी शाह साहब ने हलफ उठा लिया चीफ जस्टिस का, कायम मकाम चीफ जस्टिस, क्योंकि जो याया अफरीदी साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं चीन में। अब ये चंद दिन कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे? तो मेरा सिर्फ इस पर यह कहना है कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए ना, उसे अपने मुंह पे मार देना चाहिए। और इसको मैं मिलाता हूं एक और खबर के साथ कि मोहम्मद आसिफ, आपको याद होगा, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ ना मिलने पर, अदालत की जानिब से बार बार इंसाफ ना मिलने पर अपने आप को आग लगा ली थी और वो इंतकाल कर गए थे। अब अदालत ने उनके हक में फैसला दिया उनके मरने के बाद। तो लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए ना, वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।